हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 155, जिसमें हम करेंगे भाषा विज्ञान। हमारा विषय है भाषा विज्ञान। तो चलिए देखते हैं भाषा विज्ञान के संबंध में अगले प्रश्न। हमारा प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दें। आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक, आधुनिक शब्दों पर ध्यान देंगे। आधुनिक भाषा विज्ञान यानी मॉडर्न टाइम की बात हो रही है, जो आजकल का समय है वो। ठीक, तो आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक कौन है, यानी आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक कौन है? ऑप्शन सी, सस्यूर। कौन है? सस्यूर। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सस्यूर। ठीक, ऑप्शन सी सही उत्तर है, सस्यूर। ध्यान रखें। क्या है प्रश्न की व्याख्या, गौर करेंगे। फर्डिनेंड, ठीक है, ये इंग्लिश में होगा फर्डिनेंड। ठीक, फर्डिनेंड द सस्यूर। इनका समय है 1857 से 1913। 1857, अगर आपको याद हो तो पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। ठीक है, 1857 में। ठीक, और 1913 में क्या हुआ था? रविंद्रनाथ टैगोर की कृति गीतांजलि के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ऐसे आप समय को याद रख सकते हैं। फर्डिनेंड द सस्यूर, क्या है समय इनका? 1857 से 1913। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट बात है, तो गौर करें। सस्यूर, पहली बात तो ये भारतीय नहीं है। ठीक है, भारतीय नहीं है, पाश्चात्य दार्शनिक हैं। ठीक है, विद्वान हैं। गौर करें, इनका नाम आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक के रूप में लिया जाता है। किसका? सस्यूर का नाम। ठीक है, तो पूरा नाम नहीं लिखा था, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो सस्यूर के नाम से ही इन्हें हम पढ़ते हैं, लेकिन पूरा नाम है फर्डिनेंड द सस्यूर। ठीक, तो ये क्या है? आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक हैं। ठीक, क्योंकि इनके द्वारा प्रतिपादित जो सिद्धांत है वो कौन सा है? भाषाई क्रांति के रूप में उभरकर हमारे सामने आया। इन्होंने एक सिद्धांत दिया जो किसके रूप में हमारे सामने आया? भाषाई क्रांति के रूप में। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दें। भाषा विज्ञान की दृष्टि में प्रयत्न लाघव का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन डी, उच्चारण की सुविधा। उच्चारण की सुविधा कहते हैं किसको? प्रयत्न लाघव। ठीक है, प्रयत्न क्या होता है? कोशिश करना। ठीक है, तो उच्चारण की सुविधा, लाघव। ठीक, देखते हैं व्याख्या। भाषा विज्ञान की दृष्टि में प्रयत्न लाघव, ये शब्द याद रखेंगे बस। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ अभी मैं प्रश्न और व्याख्या ही कराऊंगी, एक्स्ट्रा डिटेल यहाँ पर नहीं मिलेंगी आपको। ठीक, तो प्रयत्न लाघव का अर्थ क्या है? उच्चारण की सुविधा। बस इतनी बात आप ध्यान रखें, उच्चारण की सुविधा, यानी जो कुछ भी आप बोलते हैं, किसी भी वर्ण का जब आप उच्चारण करते हैं, कोई भी शब्द बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं, तो उसकी सुविधा, ठीक है, जब आपको होती है, किसी बात को कहने में जब आपको सुविधा होती है, तो वह प्रयत्न लाघव होता है। ठीक है, और इसे मुख सुख भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुख सुख भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखें। तो यहाँ तीन बातें हो गई। क्या क्या? प्रयत्न लाघव, ठीक है, जो कि उच्चारण की सुविधा है। ठीक, इसे हम मुख सुख भी कहते हैं। मुख यानी कि जो बोलते समय हमारे मुंह को जो सुख मिलता है। ठीक है, तो अब देख लो, अच्छी बातें बोलने में सुख मिलता है या बुरी बातें बोलने में सुख मिलता है? तो देख लीजिए कि आपका प्रयत्न लाघव कैसा रहता है। आप खुद देखें इसको। ठीक है, समझ में आ जाएंगी बातें। तो मुझे लगता है प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दें। क्या है? गौर करेंगे, ध्यान दें। प्रश्न है, वाराणसी का बनारस इस रूप में विकास उदाहरण है। विकास किसका उदाहरण है? ठीक है, यानी कि वाराणसी का बनारस। ठीक, यहाँ पे दो शब्द दिए गए हैं, एक वाराणसी, एक बनारस। अगर आपको पता हो तो ये दोनों एक ही बातें हैं, दोनों एक ही नाम है, लेकिन शब्दों का अंतर देखिए, शब्दों में अंतर देखें। पूछा जा रहा है कि इसके रूप में जो
विकास विकास है, इसके रूप में विकास का उदाहरण क्या है? ठीक है, तो देखें ऑप्शन ए पहली बात तो इसका सही उत्तर है। व्यंजन विपर्यय का व्यंजन विपर्यय का उदाहरण है। व्यंजन विपर्यय कैसे देखते हैं, व्याख्या देखें। व्यंजन विपर्यय किसी शब्द के अब ये विपर्यय क्या होता है पहले तो इस बात को समझें। तो विपर्यय देखो, आगे शब्द के आ लगा हो या वी लगा हो, ठीक है, या ना लगा हो तो वो नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, या बे लगा हो, ठीक, तो ये सारे नेगेटिव वर्ड हैं। तो विपर्यय, विपर्यय, ठीक है, पर्यय यानी पर्यायवाची समान। ठीक है, अब देखो विपर्यय किसी शब्द के स्वर व्यंजन, मानो कोई शब्द है, ठीक, इसके स्वर, इसके व्यंजन, ठीक है, व्यंजन और इसके या फिर अक्षर, व्यंजन या अक्षर, ठीक है, व्यंजन या अक्षर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं, यानी कि क्या हो रहा है, ये एक्सचेंज हो रहे हैं। ठीक है, इसके तो वहाँ क्या होता है, विपर्यय होता है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना। ठीक, तो यानी किसी, ये स्वर भी हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है या फिर अक्षर भी हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान से देखें व्याख्या प्रश्न की, गौर करेंगे दोस्तों। फिर से सुने, विपर्यय किसी शब्द के स्वर व्यंजन या अक्षर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और दूसरे के पहले स्थान पर आ जाते हैं। ठीक है, यानी कि पहला चला गया दूसरी की जगह, दूसरा आ गया पहले की जगह। ठीक है, तो इसके कई भेद होते हैं। अब ये विपर्यय के भी कई सारे भेद होते हैं। विपर्यय मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, पहले का दूसरे के स्थान पे आना, दूसरे का पहले के स्थान पे आना, और ये स्थान जो बदलते हैं वो कौन होते हैं, स्वर होते हैं या फिर व्यंजन या फिर अक्षर। ठीक, अब विपर्यय जो है ये भी 3 प्रकार का होता है। ठीक है, कौन कौन सा, ध्यान देंगे, विपर्यय, व्यंजन विपर्यय तथा अक्षर विपर्यय। कौन कौन से, विपर्यय, स्वर विपर्यय हो सकता है, व्यंजन विपर्यय हो सकता है और अक्षर विपर्यय हो सकता है। ठीक, तो वाराणसी का बनारस, ठीक, ये रूप क्या है, व्यंजन विपर्यय विकास का उदाहरण है, व्यंजन विपर्यय विकास का उदाहरण है। ठीक है, वाराणसी, अब देखो वाराणसी, ठीक है, वाराणसी में देखो वा, र, अण और सी आ रहा है। ठीक है, और इसमें क्या क्या आ रहा है, ब, न, र, स। ठीक है, जबकि इसमें र और अण पहले आ रहा है, जबकि बनारस में न और र बाद में आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो है एक्सचेंज हो जा रहे हैं। ठीक, इस तरह से एक्सचेंज हो जाते हैं जब स्वर व्यंजन या अक्षर, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ पर विपर्यय होता है। ठीक है, तो ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे, क्या है, टकसाली भाषा किसे कहते हैं? तो ऑप्शन सी, परिनिष्ठित भाषा को टकसाली भाषा कहते हैं। टीजीटी परीक्षा 2001 में पूछा गया प्रश्न है ये। ठीक है, टकसाली भाषा क्या होती है, इसके लिए देखते हैं व्याख्या। गौर करेंगे दोस्तों व्याख्या पर, ध्यान दें। भाषा विज्ञान के अनुसार, ध्यान से सुने, भाषा विज्ञान के अनुसार मानक भाषा को आदर्श भाषा यानी टकसाली भाषा और परिनिष्ठित भाषा भी कहते हैं। तो जो भाषा विज्ञान है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, मानक भाषा जो कि मानकीकृत है, मानी गई है, ऑथराइज्ड है, प्रमाणिक है, ठीक है, जो मतलब मान ली गई है, ऑथराइज्ड की गई है, ठीक है, उसके अलावा कुछ और मान्य नहीं होगी, चाहे आप कितने भी शब्द क्यों ना बना लें। ठीक है, जो मानकीकृत हिंदी है वही मानी जाएगी। तो इस मानक भाषा को हम आदर्श भाषा भी कहते हैं, बोलचाल की आदर्श भाषा। देखो हम अपने घर में कैसे आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग करते हैं, खा ले, जा ले, है ना, लेकिन इस तरीके की भाषा हम क्या है कि अपने प्रोफेशन में नहीं इस्तेमाल कर सकते। वहाँ पर हमें कैसी एक आदर्श भाषा का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है, वहाँ एक टकसाली भाषा का इस्तेमाल करना होगा, परिनिष्ठित भाषा का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें गरिमा बनाए हमारी भाषा जो है उसमें हमें गरिमा बनाए रखनी होती है। ठीक है, तो यानी कि मानकीकृत भाषा। ठीक है,
यानी कि जिसमें इज्जत भी हो। जब आप किसी से बात करें तो आपकी भाषा में वो इज्जत दिखाई दे कि आप दूसरे के प्रति कैसे, और जहाँ पर इज्जत दिखाई देती है तो समझ लीजिए वह क्या है, एक आदर्श भाषा है। ठीक है, तो 3 शब्द याद रखेंगे यहाँ पर मानक भाषा के साथ में। मानक भाषा कौन सी होती है? आदर्श भाषा, टकसाली भाषा, परिनिष्ठित भाषा। ठीक है, ये 3 बातें आप याद रखेंगे। आगे है, किसी भी भाषा का उसके विभिन्न रूपों की अभिव्यक्ति के माध्यम के लिए उसका मानक रूप ही प्रयुक्त होता है। क्या प्रयुक्त होता है? मानक रूप ही प्रयुक्त होता है। जैसे अब ये विभिन्न रूपों से क्या मतलब है? विभिन्न रूपों से मतलब ये है कि एक भाषा जो होगी वो मानक होगी। ठीक है, बाकी उसकी उपबोलियां होंगी, उपभाषाएं होंगी। ठीक है, जैसे हिंदी, लेकिन हिंदी एक मानक भाषा है। ठीक, लेकिन इसके साथ में जो और ब्रज क्षेत्र है, जैसे कि ब्रजभाषी क्षेत्र है, बुंदेली। ठीक है, तो ये सारी जो ये अवधि, तो ये सब क्या आ गई? ये सब आ गई हमारी हिंदी की बोलियां, उपबोलियां हो गई। ठीक है, तो यानी कि इसके अलग अलग आप इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, आप अपने घर में जो जिस भाषा में अपने परिवार से बात करते हैं वो होती है बोली। ठीक है, लेकिन जो आप समाज में बात करते हैं वो कौन सी भाषा होती है? वो मानक भाषा होती है। ठीक, तो हिंदी भाषा है, मानक है, और इसके विभिन्न रूप हैं। ठीक है, जो कि उपबोली बोली हैं। ठीक, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भाषा का उसके विभिन्न रूपों की अभिव्यक्ति के माध्यम के लिए उसका मानक रूप ही प्रयुक्त होता है। इसीलिए हिंदी को क्या कहते हैं? प्रयोजन मूलक प्रयुक्ति के माध्यम से। किसके माध्यम से? प्रयोजन मूलक प्रयुक्ति के माध्यम से परिप्रेक्ष्य में उसके मानक रूप पर विचार करना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, हिंदी को प्रयोजन मूलक प्रयुक्ति के माध्यम से परिप्रेक्ष्य में उसके मानक रूप पर विचार करना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए मानक भाषा का हमें हमेशा ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, ये यही कह रहे हैं, चाहे वो लिखने में हो, पढ़ने में हो, सुनने में हो, चाहे समझने में हो। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दे दोस्तों, क्या है? निम्नलिखित में भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है? तो ऑप्शन बी जटिलता से सरलता की ओर जाना ही भाषा की प्रमुख प्रकृति है। ठीक है, देखो भाषा कभी भी जटिल नहीं होगी। ठीक है, कभी भी आप जटिल भाषा की तरफ नहीं जाएंगे। ठीक है, हम बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो जो सबसे छोटी ध्वनियाँ होती हैं वहाँ से शुरुआत करते हैं, तब जा करके एक बच्चा जब बड़ा होता है, बड़ी क्लासेस में जाता है, वो पहले वाक्य पढ़ना शुरू करता है, फिर अनुच्छेद, फिर किताब, तो इस तरह से। ठीक है, तो जटिलता से सरल की ओर, ये क्या कह रहे हैं कि जटिल चीज़ें हम पहले कैसी करते हैं? सरल करते हैं। ठीक है, जटिलता से हम सरल करते हैं, तो ये क्या है? ये एक प्रकार की भाषा की प्रमुख प्रवृत्ति है। कभी भी आप एकदम से जटिल चीज़ें अपने बच्चों के सामने नहीं रख देंगे। ठीक है, उन्हें समझ ही नहीं आएंगी, तो इसीलिए हम उसे सरल करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ बात आप ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। तो भाषा की प्रमुख प्रकृति क्या है? जटिलता से सरलता की ओर। ठीक है, पीजीटी परीक्षा 2005 का प्रश्न है ये। देखते हैं व्याख्या। गौर करेंगे दोस्तों व्याख्या पर ध्यान दें। भाषा वैचारिक और मानस पटल पर उद्वेलित होने वाली भावनाओं का प्रतिबिंब है। ठीक है, देखो अब ये वाक्य ही कितना जटिल है, समझ में नहीं आएगा कि क्या बोल क्या रहे हैं। तो पहली बात तो शब्दों पर ध्यान दें। वैचारिक एक होती है विचार करने की भाषा, जो हम अपने मस्तिष्क में लगातार करते हैं। ठीक है, आप सोचते हैं ना, तो जो कुछ भी सोचते हैं अपने दिमाग में वो भी एक भाषा का ही रूप है। ठीक है, सोचने की भी भाषा होती है, ये चीज़ ध्यान रखें। ठीक है, कुछ भी विचार करते हैं तो वह भी एक भाषा का ही रूप है। ठीक, तो पहली बात भाषा क्या है? वैचारिक और मानस पटल पर, मानस यानी जो मनुष्य है उसके जीवन में, ठीक है, जो उद्वेलित होने वाली जो भावनाएं हैं, जो फीलिंग्स हैं, ठीक है, उनका क्या है? प्रतिबिंब है। यानी कि जो देखो आप महसूस कर रहे हैं, जो कुछ आप समझ रहे हैं, जब वह आपके मुख से निकलकर बाहर शब्दों का रूप ले ले, ठीक है, आपकी भावनाएं, आपके विचार, तो वह क्या हो गई? भाषा हो गई। ठीक है,
विश्व में कई भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक है, विश्व में कई भाषाएं बोली जाती हैं, हर व्यक्ति की अपनी एक भाषा है, ठीक, और संभवतः सभी भाषाएं आपस में संवेदना के स्तर पर जुड़ाव रखती हैं। तो संवेदना यानी कि संवेदना के स्तर पर कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं सभी भाषाएं। लेकिन हिंदी भाषा की बात करें तो यह अपनी सहजता और लचीलेपन के कारण संवेदनशीलता की इस विशेषता के अत्यंत निकट है, ठीक है। हिंदी भाषा जो है, पहली बात तो सहज है, सरल है, आसानी से समझ में आ जाती है, ठीक, और कैसा है, ये लचीलापन है इस भाषा में, यानी एडजस्ट हो जाती है आराम से, ठीक है, इसे कोई भी आसानी से इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। आप एक अक्षर में भी आप अपनी बात कह सकते हैं, जैसे हाँ, ना, ठीक है, आ, जा, ये क्या है, आपने अपनी बात कह दी, पूरे वाक्य का अर्थ ले रही है ये भाषा, ठीक है, ये शब्द। तो यानी कि हिंदी भाषा जो है सहज है और लचीलापन है इस भाषा में, ठीक है, जिसके कारण संवेदनशीलता की इस विशेषता के अत्यंत निकट है। हिंदी शब्द पूर्व में, अब ध्यान से सुने, ध्यान दे दोस्तों, गौर करेंगे दोस्तों अगली पंक्ति पर, क्या है, ध्यान दें। हिंदी शब्द पूर्व में भारतीयता या भारत से संबंध का द्योतक था, ठीक है, यानी कि पहले क्या था, जो हिंदी शब्द है वो भारतीयता या भारत से संबंधित था, ठीक है। क्या अर्थ होता था, हिंदी कहने का मतलब, अगर आप इसका विकास पढ़ा हो, हिंदी को मतलब किस भाषा से निकला हुआ है, तो सिंधी से निकला है हिंदी, ठीक है। जो आर्यंस थे उन्होंने स को हा कहा और धा को द कहा, ठीक है, तो सिंधी से निकला है हिंदी, ठीक है। तो पहले क्या था, ये भारतीयता या भारत से संबंधित था, ठीक, जो कि प्रायः अभारतीयों यानी कि अनार्यों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता था, ठीक है। अभारतीय कहने का अभिप्राय जो अनार्य थे, जो बाहर से आकर यहाँ पर बसे थे, ठीक, सिंधु नदी के किनारे वो लोग, ठीक। तो ध्यान रखें, तो अभारतीयों द्वारा प्रयोग में लाया जाता था, अर्थात वे लोग जो भारत से आए हैं या भारतीय हैं, उन्हें और उनकी बोली को, वे लोग जो भारत से आए हैं या भारतीय हैं, उन्हें और उनकी बोली को हिंदवी कहते थे, ठीक है। यानी कि नदी के उस पार जो दूसरे लोग रहते थे, अगर मान लो हमारे यहाँ का कोई व्यक्ति नदी पार करके जाता था तो वो क्या कहते थे, यानी बॉर्डर से पार जब कोई जाता था, ठीक है, तो क्या कहते थे कि ये लोग भारतीय हैं, तो हिंदी शब्द का अर्थ था भारतीय या फिर हिंदवी, ठीक है, उनकी बोली क्या है, हिंदवी, ठीक। तो कालांतर में, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, यह शब्द हिंदी प्रदेश, ठीक है, हिंदी प्रदेश जहाँ जहाँ हिंदी भाषा बोली जाती है, ठीक है, बोली के रूप में, तो हिंदी प्रदेश उसे कहा गया है। तो जैसे जैसे समय बीतता गया, हिंदी प्रदेश की उपभाषाओं एवं बोलियों के लिए प्रयुक्त होने लगा कौन सा शब्द, हिंदी, ठीक है। तो बस ये बात यहाँ पर समझने वाली है कि जो हिंदी शब्द है पहले भारतीयों के लिए इस्तेमाल किया जाता था और उनके द्वारा बोली जाने वाली जो भाषा थी वो हिंदवी कहलाई जाती थी, लेकिन बाद में यह हिंदी प्रदेश में की जो उपबोली और उपभाषाएं हैं उसके लिए इस्तेमाल किया जाने लगा, ठीक, इतनी बात है बस, ठीक। देखते हैं आगे व्याख्या, गौर करेंगे दोस्तों, ध्यान दें। तो हम पढ़ रहे थे हिंदी के इतिहास पर। अगर हम हिंदी का इतिहास देखें, हिंदी भाषा का इतिहास, इस पर नज़र डालें तो हम पाएंगे कि इसका इतिहास 1000 वर्ष से भी पुराना है। जो 1000 वर्ष, हम कहाँ से मानते हैं इतिहास का आरंभ हिंदी का, तो 1000 ईस्वी से, कि साहित्य में जो है 1000 ईस्वी से इसका प्रारंभ मानते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें तो 1000 वर्ष से भी पुराना इतिहास है, ठीक है। तो यह भाषा अपनी विकास प्रक्रिया में गतिशील नदी की तरह रही है, ठीक है। ये जो हिंदी भाषा है यह अपनी विकास प्रक्रिया में गतिशील नदी की तरह रही है, ठीक है, और निरंतर जटिलता से सरलता की ओर अग्रसर रही है, निरंतर जटिलता से सरलता की ओर अग्रसर रही है। अगर हम बात करें
भाषा के विकास के क्रम की, हिंदी भाषा का विकास क्रम देखें तो सबसे पहले क्या था? सबसे पहले संस्कृत, पाली, प्राकृत, ठीक है, फिर अपभ्रंश, उसके बाद कौन सी आई? हिंदी। मोटे मोटे तौर पर अगर इसका विकास क्रम देखें, ठीक है, तो यानी कि इन हिंदी से पहले देखो इसने कितना लंबा समय निकाला है। संस्कृत, ठीक है, संस्कृत में वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत दोनों भाषाएं, ठीक है, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश रूप लिया इसने, फिर उसके बाद हिंदी, ठीक है, और जो हिंदी साहित्य में मानक मानी गई यह है 1000 ईस्वी से, ठीक है, ये बात ध्यान रखें। तो कितनी बड़ी विकास परंपरा रही है हिंदी की। इसीलिए अगर आप संस्कृत के शब्दों को देखें तो वह हिंदी से मिलते जुलते शब्द हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। तो यानी कि पहले जटिल थी भाषा, पहले भाषा क्या थी? जटिल थी, फिर धीरे धीरे उसका सरलीकरण हुआ, जैसे जैसे वह अपने विकास क्रम में आगे बढ़ती रही आसान होती गई, ठीक है। फिर एक समय आया कि उसने हिंदी भाषा के रूप में अपना स्थान जमा लिया, ठीक है। तो पहले संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, फिर हिंदी, ठीक है। तो ध्यान रखें दोस्तों, इम्पोर्टेंट व्याख्या है। तो दोस्तों भाषा विज्ञान के संबंध में हमारा पहला वीडियो अभी यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।